साझा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर परिचर्चा करेंगे और वो सामयिक विषय है केंद्रीय बजट, जिसे हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल पर रखा। इस बजट के बारे में बहुत सी बातें हैं, चर्चाएं हैं, और इस चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में कई विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, जो इस बात की अन्वेषण करेंगे कि इस बजट में किसको क्या मिला, मध्यम श्रेणी को क्या मिला, व्यापारियों को क्या मिला, उद्योगपतियों को क्या फ़ायदा हुआ, जो लोग नौकरी पेशा के लोग हैं उनको कहाँ तक इसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, आदि आदि अनेक बातें हैं जिनके लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं बजट की। और हमारे देश में जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन पर हमारे देश की इस बजट का क्या असर पड़ेगा। इस बजट के बारे में तो हमारे जो प्रतिभागी चर्चा करेंगे। इन एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो चर्चा में है वो है कि बजट की में इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब इसके बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि वो हम समझेंगे इनसे। और कई कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई हैं, 500 करोड़ रुपया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखा गया है, सोशल वेलफेयर स्कीम बढ़ाई गई है, जल सेवन मिशन को 2028 तक किया गया है, अर्बन कॉलेज के फंड को 1 लाख करोड़ रुपया किया गया है, अर्बन चैलेंज फंड को, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में पटना के अलावा भी बनेगा, 20,000 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर के R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। FDI लिमिट जो है वो उसको 100% रेज की जाएगी। इंश्योरेंस में 100 फॉर FDI लिमिट 100%, बशर्ते कि वो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट जो है देश में ही करें। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके बारे में जो हाइलाइट्स हैं, हम अपने इन प्रतिभागियों का परिचय आपसे कराएं, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री CS सारडा, चंद्रशेखर सारडा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके पास ही बैठे हैं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति के सदस्य श्री तरुण सेठिया, और उनके पास बैठे श्री DK मोहता, ये फॉस्मी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के जो संस्था है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले आइए बात करते हैं हम श्री CS सारडा साहब। सारडा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की दृष्टि से आपको क्या लगता है, ये जो बजट है, इसका सीधी सी बात है, जो बजट की आपने अपेक्षा की थी, आपको लगा था इस बार का बजट कैसा होगा, जो आपकी उम्मीदें थी, उस उम्मीदों की में कैसा वो बजट अच्छा हुआ, उम्मीद से कम हुआ, उम्मीद से ज़्यादा हुआ, या जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ? और इस बजट से हमारे देश का जो कैपिटल ग्रोथ है, हमारे देश का पर इनकम ग्रोथ है, टोटल जो ग्रोथ है, इस पर असर क्या पड़ेगा? बेरोजगारी पर क्या असर पड़ेगा? देश में उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा? खेती पर क्या असर पड़ेगा? आदि आदि अनेक चीज़ें, इनकी कुछ खास बातें हम आपसे जानना चाहेंगे श्री CS सारडा। ये बजट जैसा सोचा था उसी हिसाब से एक शानदार बजट है। विकास को बढ़ावा देने वाला है और देश को विकसित राष्ट्र में शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें कई रिफॉर्म्स हैं, कई टैक्स रिलीफ हैं, कई सिंप्लीफिकेशन हैं, और आम जनता के लिए कई रिलीफ हैं। किसानों को, उद्योगपतियों को, सभी को रिलीफ मिल रही है। महंगाई कम होगी इससे। हम एक एक करके चर्चा करते हैं। विकास पे कैसे इससे फ़ायदा होगा। करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपया मूलभूत ढांचे पे सरकार खर्च कर रही है, उससे विकास को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया जो टैक्स रिलीफ का मिल रहा है मिडिल क्लास को, वो रुपया डिमांड में आएंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इस तरह इकोनॉमी का चक्का आगे बढ़ने में सुविधा होगी। तो ये और 500 करोड़ रुपया
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर के लिए खर्च किया गया है। तो ये 3 मेन है जिससे विकास को आगे बढ़ने में सुविधा होगी। रिफॉर्म्स, बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आ रहा है, नया इनकम टैक्स कानून आ रहा है जो ज़्यादा टैक्स रिलीफ, टैक्स पेयर फ्रेंडली होगा, उसमें लिटिगेशन कम होगा, बहुत सीधा सरल होगा, जिससे लोगों को समझने में सुविधा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हो रहा है। और जो दूसरा हम कह सकते हैं रिफॉर्म ये है कि जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, इलाज के लिए इलाज बहुत सस्ता किया जा रहा है। जो घातक बीमारियों के लिए, कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए जो करीब 36 दवाइयाँ इंपोर्ट कर रहे थे, उसको इंपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। और बाकी घातक बीमारियों की दवाइयों की ड्यूटी को कम करके 5% कर दिया गया है। इससे आम जनता को बड़ा फायदा होने वाला है। फिजिकल डेफिसिट को 4.8% में रखा गया है और आगे का रोड में बना दिया गया है कि उसको आने वाले सालों में और कम करेंगे। इससे क्या होगा, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे महंगाई कम होगी और लोगों को उससे क्या होगा कि महंगाई की मार से आम जनता को रिलीफ मिलने वाली है। IT रिटर्न जो है वो 4 साल तक हम लोग फाइल कर सकते हैं, जो भी 2 साल तक की थी। और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया, FDI जो है वो 100% कर दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर में। ये बेसिकली ऑन द होल आप रिफॉर्म्स के बारे में कह सकते हैं, ये हमारा स्टेप लिए गए हैं। ये बड़े बड़े स्टेप हैं जो अपने को देश को आगे बढ़ाने में, विकास में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। फिर आते हैं टैक्स रिलीफ में। 12 लाख तक के इनकम में टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। TDS की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, जिससे कि आम जनता को टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होगा। जैसे कि रेंट के ऊपर में 2.4 लाख था, जो बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। प्रोफेशनल फीस पे 37,000 से 50,000 कर दिया गया है। इंटरेस्ट पे 40,000 से 50,000 कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट पे 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। इस तरह TDS की दरों में जो दरें थी उसमें चेंज नहीं किया, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया कि उसकी जो TDS है अब जल्दी से नहीं कटेगा, 6 लाख रुपए तक कटेगा जैसे रेंट पे, वैसी तरह। तो इससे आम जनता को फायदा होगा, टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलने वाली है। स्टार्टअप का जो बेनिफिट है उसको मार्च 30 तक बढ़ा दिया गया है। और एक इंडिविजुअल 2 घर रख सकते हैं विदाउट एनी टैक्स लाइबिलिटी। इस तरह टैक्स पेयर को ये रिलीफ मिल रही है। सिंप्लीफिकेशन में क्या किया है, TCS की स्कीम को सिंप्लीफाई किया गया है, उससे लोगों को, व्यापारियों को फायदा होने वाला है। अभी टैक्स पेयर को एक बेसिकली एक ईमानदार एंड ये कह सकते हैं कि आप जितने भी है प्रोविजंस उसको फॉलो करके चलने वाले हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई थोड़ा बहुत गलती हो जाती है रिटर्न भरने में या किसी भी कानून कोई चीज़ में, तो उसको आप जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसको आपको रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। पहले उसको एक बड़ा मतलब एक ऑफेंस मान लिया जाता था। चैरिटेबल टैक्स जो ट्रस्ट है उसको वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन की, वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई। उसको अब 10 साल के पहले रजिस्ट्रेशन वापस नहीं कर, री रजिस्ट्रेशन करने दरकार नहीं पड़ेगी। आम जनता को फायदा इसलिए हो रहा है कि दवाइयाँ सस्ती हो रही है, TV सस्ते हो रहे हैं, फ्रिज सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल सस्ते हो रहे हैं और मेडिकल का इलाज सस्ता हो रहा है। और फार्मर्स को इसलिए हो रही है कि उनका जो क्रेडिट कार्ड थी उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। शारदा जी ने एक विहंगम दृष्टि डाली इस बार के बजट में, और उनका टोटलिटी का ये कहना है कि ये बजट जो है विकास के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। विकास के जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब के लिए, विकास और खासकर मध्यम श्रेणी के लिए ये बहुत वरदान है इस बार बजट में। कई उन्होंने बताया एक एक करके किस तरह से कैसे कृषि से लेकर उद्योग से लेकर छोटे उद्योग से लेकर के इनकम टैक्स तक सबको रिलीफ दिया गया है, सबको आगे बढ़ाया गया। प्रैक्टिकल बजट है। इनका कहना है कि ये बहुत विकास को बहुत बड़ा सहायक ये होगा बजट का। आइए हम बात करते हैं श्री तरुण सेठिया जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की परामर्शदात्री समिति यानी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। सेठिया जी, आपको चूँकि पहला कोई भी बजट आता है पहला उसका असर पड़ता है
स्टॉक एक्सचेंज पर, सारे शेयर बाजार से, एक बैरोमीटर माना जाता है बजट का। तो बजट के आते ही कल जब सर्वे आया था तब भी कुछ उम्मीद लगी थी, और आज जब बजट आ गया है तो जितनी बात सारदा जी ने बताई वो वहाँ कहाँ पर शेयर बाजार में या कॉरपोरेट कंपनियों में उसको उससे क्या हवा मिली या नहीं मिली, उससे शेयर बाजार का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, आप कैसे असेसमेंट करेंगे उसका? नमस्कार। देखिए, आज बजट की स्पीच आने के बाद और मार्केट क्लोजिंग तक लगभग उसी लेवल पर बंद हुआ जिस लेवल पर कल हुआ था, लगभग 77,500 के आसपास सेंसेक्स बीएसई। तो कोई बहुत नेट कोई ज़्यादा न गेन है न लॉस है आज की डेट में। अब फाइन प्रिंट अभी आना बाकी है। यहाँ वैसे मैं कहना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज में तो ओवरऑल अभी मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा था, और सितंबर 24 में मार्केट ने 85,000 का पीक क्रॉस कर लिया था। अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है और एफआईआई सेलिंग भी काफ़ी चल रही है बाहर के इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन डोमेस्टिक सेविंग अच्छी आ रही है, इसीलिए मार्केट में बैलेंसिंग हो रही है और अभी भी मार्केट एक अच्छे लेवल पर है। तो स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बार कोई छूट की आशा नहीं कर रहा था, और तो न आशा है न निराशा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में मार्केट में लगभग 20% प्रतिवर्ष का रिटर्न एवरेज निकलता है, जो एक अच्छा लेवल है। तो उस दृष्टि से कोई खास विशेष बात नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, उनकी काफ़ी लंबे समय से मांग थी छूट की, तो इस बार जो बजट में वो मांग मान ली गई है, और जो इनकम टैक्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो कैपिटल गेन के रूप में मान लिया जाएगा, तो उसको कंसेशनल टैक्स रेट लगाया जाएगा। इसके अलावा भी और काफ़ी बातें सरदार जी ने बताई। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी छूट दी जाएगी, जिससे उन्होंने मैडम ने कहा है कि हम लोग नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स बनेंगे इन प्लेस ऑफ जॉब सीकर्स। और एक जो जनरल बात है कि कैंसर की बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारियों पर भी की दवाइयों पर भी काफ़ी छूट दी गई है, और सभी जिला अस्पतालों में भी कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो कैंसर की बीमारी जो आज हमारे समाज में, देश में बहुत फैल रही है, उसकी दृष्टि से भी सरकार एक कदम उठा रही है। और इनकम टैक्स के रैशनलाइजेशन के लिए भी एक नया बिल आने वाला है, तो जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया, उसको भी प्रमोशन किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। तो टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे इन स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में। तो सेंटर और स्टेट मिलकर देश में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। तो आज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जिन सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई पड़ी शेयर्स में, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रियल्टी सेक्टर, मीडिया और ऑटोमोबाइल, और जो लॉसेस दिखाई गए वो बैंक्स, मेटल्स, फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर में के शेयर्स में कुछ घटत देखी गई। वैसे मार्केट अभी लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, क्योंकि देश में जो सभी को लगता है कि एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट है जो इकोनॉमी को आगे ले जा रही है, और हम लोग निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दृष्टि में एक हमारी टैक्स प्रणाली जो है वो बड़ी जटिल है। काफ़ी सुधारों की बात के बावजूद आज भी ये स्थिति है कि अपील और की फेसलेस हियरिंग होने के बाद भी वर्षों तक फैसले नहीं आते। मेरे खुद की कंपनी की अपील 3 साल होने को है, अभी तक उसका परिणाम नहीं आया, और मैंने अपने टैक्स सलाहकार से बात की तो बताया गया कि और वर्षों से ऐसे मामले पेंडिंग है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ताकि करदाता वो इस मकड़ जाल में नहीं फंसा रहे और उसको एक अच्छा सिंपल सिस्टम मिल सके। श्री तरुण सेठिया ने भी जो बजट के बाद तुरंत रिएक्शन हुआ कनाडा स्टॉक एक्सचेंज में, या उसका प्रतिफल स्टॉक एक्सचेंज में उसका वो दिखाई दिया, उसके प्रति उन्होंने काफ़ी आशा प्रकट की,
और एक रोजी पिक्चर, एक गुलाबी एक छवि हमारे सामने रखी कि पहले भी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अच्छे जा रहा था, शेयरों के दाम बढ़ रहे थे, सब अच्छे थे, और अभी जो बजट आया है उससे और अच्छी उम्मीद हो सकती है, ऐसा श्री तरुण सेठिया का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने एक दो सुझाव भी दिए। उन्होंने अपनी कंपनी का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि कुछ चीज़ें और बढ़ना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में। इस प्रकार हमने सारडा जी से बात की, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के जो जानकार हैं, कुशल हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। इसके बाद हम और हमारे प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बजट किसको क्या मिला, और ब्रेक में जाने के पहले श्री तरुण सेठिया जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, उसके पहले श्री CS सारडा ने इस बजट के बारे में अपनी राय रखी। इस बजट का कैसा हुआ, इसे देश के विकास में क्या असर पड़ेगा, कुछ सुझाव भी उन्होंने रखे। आइए अब हम बात करते हैं। इसके बीच में हमारे इस परिचर्चा में शामिल हुए हैं श्री मदन मोहन सारडा फुमड़ा जी, जिनकी अपनी इंडस्ट्री है कैपकॉम, और बड़ी इंडस्ट्री है। इनको भी हमने निमंत्रित किया था कि आप आइए और बड़े उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम DK मोहता साहब से बात करते हैं। ये छोटी उद्योग को रिप्रेजेंट करते हैं, फुमड़ा जी बड़े उद्योग को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉस्मी माने फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं DK मोहता साहब, और ताज़ा TV की परिचर्चाओं में कई बार शामिल हुए हैं। मोहता साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी स्टॉक एक्सचेंज का हमने जानी राय, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सबके होते हैं। उन्होंने एक पूरी पिक्चर, एक विहंगम दृष्टि जिसको बोलते हैं, डाली पूरे बजट पर और उसके असर पर, प्रभाव पर। हम आपसे जानना चाहेंगे छोटे उद्योग जो है, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग या सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो, इस पर इस बजट से क्या उम्मीद थी, और ये बजट में जो आए हैं उसकी आपकी उम्मीद थी या कम है थी कि बेसी थी, और इसका आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज पर, मीडियम इंडस्ट्रीज पर, माइक्रो इंडस्ट्रीज पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा, इसको मोटा मोटी बहुत संक्षेप में आप रखेंगे। आपका बहुत स्वागत है मोहता जी। नमस्कार। नमस्कार। यूँ तो देखिए, बजट प्रणाली जो है वो खाली लेखा जोखा है, खर्चे होंगे क्या, कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ रुपया जाएगा, लेकिन इसी प्रोसेस में ये दर्शाता है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। जो सरकार है वो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है। और ये प्रीवियस बजट्स कई जो सीतारामन अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने ही प्रेजेंट किए हैं, एक ही टीम हेडेड बाय दिस फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए क्या हो रहा है कि शुरू से इनकी जो प्रणाली रही है वो आत्मनिर्भरता के ऊपर डिपेंड एम कर रहे हैं लोग, आत्मनिर्भरता थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसमें ये काफ़ी सफल रहे हैं, पहले से काफ़ी सफल रहे हैं, और इस बार उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है। बल्कि ये जो है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और इसमें ग्रोथ एसेंशियली एक बहुत हो गई। सबसे बड़ा कदम जो इन्होंने रखा, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, कि वे 12 लाख करोड़ रुपए का जो एग्जेम्पशन दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत और मल्टीपल फायदे हैं उसके। और आप ये समझ लीजिए कि हमको स्मॉल स्केल को आप मध्यम श्रेणी में ही डालिए, क्योंकि सारे के सारे मध्यम श्रेणी का ही एक सेक्शन है स्मॉल स्केल में है। हम लोग कोई बड़े आदमी या छोटे आदमी दोनों ही नहीं है, न तो लेबर हैं न हम लोग कैपिटलिस्ट हैं। तो इस तरह से देखिए तो इसका कितना बड़ा फायदा होगा कि ये 1 लाख करोड़ रुपए जितना भी एक्सपेक्टेड है, वो जब इकोनॉमी में आएगा तो इकोनॉमी में काफ़ी परचेजेज आएगी। तो परचेजेज आएगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, परचेजेज आएगी, तो वो परचेजेज करीब करीब आप देखेंगे स्मॉल स्केल से ही आ रही हैं। तो स्मॉल स्केल की ग्रोथ पक्की है कि भाई ग्रोथ होगी। पॉलिटिकल इसका थोड़ा अगर उस तरह से देखें तो अभी ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है, उसके बजाय ये रुपया उन लोगों के पास में जा रहा है जो मेहनत करके रुपया कमाते हैं, और जो कमाते हैं उसका पैसा ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट के लिए जो आती है वो रेवड़ियों के हिसाब से इन लोगों को फ्री में बांट देती है, जो कि देश के लिए फायदेमंद नहीं है। देश की प्रोडक्टिविटी को इनकरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि जो लोग बैठ के खाने का हो गया क्या, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट देने लग गई कि वो काम करने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनको इनकरेज उनको करिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, न कि उनको जो कि बैठ के खाना चाह रहे हैं बिना परिश्रम के, मतलब अपना पैसा मिल रहा है, उनको खाने का मिल रहा है, सारा जुगाड़ हो रहा है उनका।
मैं मेरा ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री का ही, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और ये इंडियन रेलवेज की एंसिलरी यूनिट है। अब हम लोग कुछ साल पहले ऐसा था कि मतलब बस हम लोग का सीजनल धंधा हो गया था, 7-8 महीना ठीक चलता था, उसके बाद में हम लोग वेट करते थे कि कब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, कब ये होगा वो होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सुधार किया है कि इसके बाद में अब हमको फुर्सत नहीं है काम से, इतना काम हमारे पास में है, तो ऑटोमेटिकली अलाइड चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। जब हमारी डिमांड ठीक है तो हमारी सप्लाई जो है सप्लायर्स मार्केट का थोड़ा फेवर में आ जाएगा, हमको पैसा भी टाइम से मिलेगा, ऑर्डर भी हमारे पास में कंटिन्यूस रहेंगे। तो अभी 12 महीना 3-4-5 साल से हमारे ये चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही तरफ ये लोग एक डायरेक्शन में जिसमें बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और सारे सेक्टर्स की कोई ना कोई ढंग से इनकी मतलब एफिशिएंटली रन करने की चेष्टा हो रही है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। अभी तक ये जो अपनी 6.5 की जो जीडीपी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द लार्ज नेशंस। तो ये अब ये जो लग रहा है कि भाई 47 दूर नहीं है जब हम लोग अंडर डेवलप्ड से और डेवलप्ड कंट्रीज के रास्ते पे आ जाएंगे, इन नेम में इन सूची में आ जाएंगे। श्री मोहता ने भी एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने जो सोचा था, हमको जो उम्मीद थी, उससे ज़्यादा अच्छा बजट आया है। अभी तक हमारी इंडस्ट्री में हम लोग को ओनली 7-8 महीने तक ही हम कर पाते थे, बाकी टाइम में फाका रहता था। अब हमारे पास में 12 महीने के लिए काम है, और जिस प्रकार से इनकम टैक्स में राहत दी गई है, चीज़ों में राहत दी गई, उससे छोटे और मझले उद्योगों को फ़ायदा होगा, ऐसा कहना श्री डी के मोहता साहब का। छोटी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, पैसे आएंगे, साधारण आदमी के पैसे आएंगे। उनका ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ये बंद होनी चाहिए। इससे लोग काम नहीं कर पाएंगे, और वो माने चूँकि वो बिना किसी काम किए पैसा मिलता है, तो इस प्रकार वो कर्मण्य बन जाएंगे। इससे बाज आना चाहिए, ये ऐसा उनका सुझाव भी था। अब आइए हम बात करते हैं श्री मदन मोहन जी फुमड़ा साहब से, जिनके बारे में मैंने बताया कि उनकी कैबकॉम बोल के एक इंडस्ट्री है जो केबल बनाती है। मदन मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे जो चारों प्रतिभागी हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक हमारे स्टॉक एक्सचेंज के व्यक्ति हैं, मोहता जी स्मॉल इंडस्ट्रीज के, और आप बड़े उद्योग के। ये 4 सेक्टर्स हैं, तो हमने 3 सेक्टर की बात तो कर ली। आपका जो बड़ा उद्योग है, जो नाम भी बड़ा ही है, उनको एक्सपेक्टेशन भी बड़ा ही होते हैं, छोटे मोटे से उनका काम नहीं चलता है। तो ये बजट के बारे में आपने क्या सोचा था कि आपको लाभ मिलेगा, आपको कुछ फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट आपको फ़ायदा करेगी? तो बड़े उद्योगों को क्या फ़ायदा, छोटे उद्योगों को बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज बता दिया, बड़े उद्योगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? मदन जी। देखिए, इस बजट में ये है कि इन्होंने जो इनकम टैक्स की सीमा को जो बढ़ाया है 12 लाख तक का किया है, तो उसमें ये है कि हमारा कुछ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा चीपर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स का बर्डन हमारे ऊपर भी आता था उसका भी। और दूसरा ये है कि इस बजट में इन्होंने काफ़ी सारे एलोकेशन जो किए हैं, स्पेशली 11 लाख करोड़ इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान किया है। वो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अभी जो गवर्नमेंट की जो भी काम करने की जो पद्धति है, उसमें इन्होंने इतने सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर दिए हैं कि वो काम जो भी, चाहे वो रोड से संबंधित हो, रूरल से हो, रिवर से हो, पावर से हो, सब इनका टाइम फ्रेमिंग काम होता है। तो उसमें क्या है कि ये काम जो है बड़े उद्योग को ही देते हैं, बड़े जो जितने भी क्योंकि उनकी PQR उस हिसाब से ही है। और इन्होंने काफ़ी सारा प्लान रखा है, जैसे डिफेंस में 4,91,000 करोड़ है, या रूरल में 2,66,000 करोड़ है। आप अगर वैसे कंपोजिट करके आप देखेंगे कि इसको आम जनता को क्या बेनिफिट रहने वाला है, तो डेट इट कम्स अराउंड 6 लाख करोड़। आप रूरल डेवलपमेंट है, उसमें डायरेक्टली आपका वही इन्वॉल्व है। एजुकेशन है 1,28,000 करोड़, या आपका ये है हेल्थ है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, एजुकेशन है 1,28,000 करोड़। तो ये सारे काम जो है ये होंगे माइक्रो लेवल एंसिलरी यूनिट के हिसाब से, किंतु फाइनली ये काम अवार्ड होंगे, मतलब जो लोग जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, PQR है। तो कुल मिलाकर के इसमें माइक्रो वाले भी बेनिफिटेड होंगे और लार्ज स्केल वाले भी बेनिफिटेड होंगे। और इतना सारा गवर्नमेंट ने प्रोग्राम दिया है, जैसा मोहता जी ने कहा, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अभी काम इतना है कि आज हमारी खुद की यूनिट यहाँ बंगाल में हमने यहाँ एक्सपेंशन किया है, अभी हम उड़ीसा में भी लगा रहे हैं, और बाहर में और भी अपना एक्सपेंशन अभी चल रहा है। तो काम तो अभी है ही है। और इंडिया आज के डेट में 1 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी है। बाई 2030 वी विल बी द 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी। टुडे वी आर इन द रैंक
5th in terms of economy, largest economy, but very soon we will be the 3rd largest economy in the world. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी हमारे यहाँ स्टेबिलिटी है, तो हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बोल करके हमें रिसेशन कहीं दिखाई नहीं देता, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी हो, कहीं पर भी वार हो, कुछ भी हो, पर यहाँ पे जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। श्री भूमरा जी का भी यही कहना है कि बड़े इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, जिस ढंग से 12 लाख रुपया किया गया है, सेक्टर बढ़ावा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा दिया गया है, और बाकी चीज़ें जो डिफेंस के अंदर में भी काफ़ी खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, ये रुपया अंततः उद्योगों को मिलेगा। तो उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम छोटे और बड़े सभी उद्योगों को फायदे होंगे। खासकर जो बड़े उद्योग चल रहे हैं उनको अभी खुद भी उड़ीसा में प्लांट लगा रहे हैं, तो इससे इनको काफ़ी राहत मिलेगी और अच्छी एक रोजी पिक्चर उन्होंने बताई सारी चीज़। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बातचीत की है, चारों ने कुछ न कुछ बजट के बारे में अपनी बातें बताई है। अब कुछ उसके और बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बजट किसको क्या मिला। 2025-26 का जो बजट लोकसभा में रखा गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्री की द्वारा, उस बजट की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे चारों प्रतिभागियों ने बताई। आइए हम बात करते हैं सीए सारड़ा साहब से फिर से, उसके एक दो और बिंदु हैं। सारड़ा साहब, आप तो सीए हैं, आप तो ये भी देखेंगे जो इतना राहत मिली है तो ये रुपया आएगा कहाँ से, मनी सरकार को पास कैसा मिलेगा, कहीं ये इसके बारे में भी आप बताएंगे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतना रुपया तो राहत दे रहा है, इनकम टैक्स में राहत दी है, तो रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कहाँ से आएगा, इसके बारे में हमको बताइए। उस जो रुपया आएगा उससे क्या असर पड़ेगा। सारड़ा जी। जी, जीएसटी का कलेक्शन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अभी फिगर आया है जनवरी का करीब करीब 2 लाख करोड़ का। टैक्स का कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स ले लीजिए, चाहे आप इंडिविजुअल टैक्स ले लीजिए, कैपिटल गेन टैक्स ले लीजिए, तो ये रेवेन्यू आपका जो है ये बढ़ते जा रही है। एंड एट द सेम टाइम आपको बोरोइंग जो गवर्नमेंट कम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशनरी जो है, जो आपका इफेक्ट होने वाला है महंगाई पे लोगों के ऊपर में, वो कम से कम होने वाला है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो बजट का एलोकेशन है वो अपने खुद के रेवेन्यू से ही हो रहा है, कोई बाहर की बड़ी कोई बोरिंग नहीं हो रही है। बोरिंग तो धीरे धीरे कम कर रहे हैं सर। इस बार भी डेफिसिट को जो है जीडीपी का 4.8% कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और आने वाले सालों में भी उसको जो रोड मैप रेडी करके 5 साल में और कम कर दिया जा रहा है। इससे इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और सरकार को और जो टैक्स है मिले टैक्स बढ़ाने में, और भी जो भी स्टेप लेने हैं उसको फ़ायदा मिलने वाला है। अभी नया इनकम टैक्स कानून आ रहा है, उसमें भी उन्होंने टैक्स को पेयर के फेवर में बातें कही है, और उसके हिसाब से आता है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ने ही वाला है। डिस्प्यूट होने से नहीं बढ़ता है। अगर सरकार की नीतियाँ क्लियर रहती है, टैक्स जो जैसा कि बताया गया है, तो इनकम टैक्स एक्ट नया आएगा, अच्छा होगा, उससे भी कलेक्शन बढ़ने वाला है। सो अल्टीमेटली जो भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन से ही आने वाला है। ये मेरा पूर्ण रूप से मान्यता है मेरी। थैंक यू। सारड़ा जी ने कहा, उम्मीद थी कि जो हमने पूछा कि पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा एक तो अभी जीएसटी के में काफ़ी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी आई है, कलेक्शन अच्छा हो रहा है। उसके अलावा जो जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट का, और इससे फाइनेंस होगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई। आइए बात करते हैं हम श्री तरुण सेठिया जी से, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर। तरुण सेठिया जी, शेयर बाजार तो पहले से बढ़ ही रहा था, और अब और कितना बढ़ेगा? ये शेयर बाजार बढ़ने से खासकर जो म्यूचुअल फंड है, हमने एक चीज़ देखा कि लोग पैसा सब जो इंडस्ट्री में लगना चाहिए, उद्योग में लगना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में लगना चाहिए, आज का पूरा नई यंग जनरेशन म्यूचुअल फंड में जा रहा है।
इससे एंटरप्रेन्योरशिप कम हो रही है ऐसा कहा जाता है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये आपका आकलन मेरी दृष्टि में बहुत सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आज भी इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर भी आज जो परसेंटेज में हम देखें तो आज भी लगभग 10% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो बाकी 90% तो अभी जो सेविंग्स लगाते हैं वो गोल्ड में, रियल एस्टेट में और बैंक एफडी में लगाते हैं। तो ये सोचना कि लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और काम धंधा नहीं कर रहे, ये आकलन सही नहीं है। और जो एक तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें एक फैक्टर है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि आज दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं या दूसरी बड़ी इंडस्ट्रियां बाहर की है, सबकी नज़र इस मार्केट पर है, सब इसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो हमारे मार्केट में, इस देश की इकोनॉमी में कई जो अभी पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड सिचुएशन है, इसका लाभ सभी लेना चाहते हैं। तो और अपनी बात को इस बजट के बारे में जो मैं कुछ पंक्तियों में रखना चाहूँगा। कविताओं में? हाँ हाँ, आशु कवि हैं आप तो, बताइए। मध्यम वर्ग में व्याप्त रही पहले से बड़ी निराशा, इस बार एफएम के स्पीच से पाई हमने आशा। देश विकास लक्ष्य को लेकर बजट नया यह आया, डेमोग्राफी, डिमांड और डेवलपमेंट की छाया। और ये कहना चाहूँगा कि अभी साफ होनी बाकी है पूरी तस्वीर, और जकड़े करदाता की आशा ढीली हो जंजीर। अभी पूरी तस्वीर आनी बाकी है, ये तो एक ट्रेलर है। सेठिया जी ने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक जो आने वाला समय है वो बताएगा कि सचमुच में ये बजट कितना लोगों को हितकारी है और किसके कौन से, क्योंकि हमारे देश में कई वर्ग हैं, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा उसके बारे में आने वाला समय बताएगा, ऐसा कहना श्री तरुण सेठिया का। इस प्रकार हमने कुछ बिंदुओं से बात की। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बजट में किसको क्या मिला। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री तरुण सेठिया जो कनाडा स्टॉक एक्सचेंज के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, और उसके पहले श्री हमारे जो CS सारड़ा साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आइए बात करते हैं DK मोहता साहब से। मोहता साहब, आपके छोटे उद्योगों में अक्सर आपकी शिकायत रहती थी कि आपके पेमेंट्स नहीं मिलते टाइम पर, बड़ी इंडस्ट्रियाँ माल ले लेती हैं, समय पर पैसा नहीं देती। दूसरी बात है कि छोटी इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको ऑर्डर जो किया जाता है, जितने ऑर्डर मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हर चीज़ का हम छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनसे हम लेंगे, क्या वो चीज़ जारी है? कई लोगों बीच में शिकायत की थी कि अभी वापस भी इंडस्ट्री है। दूसरी बात है कि हमारे देश में कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं आ रहे, अभी तक नहीं आए हैं। जैसे बड़े स्टील प्लांट जो लग गए सो लग गए, उसका कोई नया प्लांट नहीं आया। बड़े ये जो डेवलपमेंट का जितना होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उससे आपके छोटे उद्योगों को क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा? हम मोहता जी थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं आपसे, खासकर पेमेंट पोजीशन के बारे में। पेमेंट पोजीशन भी पहले जैसी डिफिकल्ट नहीं रही। हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे पेमेंट के लिए, लेकिन जैसे GST आया तो ईज ऑफ कंप्लायंस और बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो GST में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन उनको सुलझाते सुलझाते अब स्टैंडर्डाइज हो गया। अब इसके कारण हमारा पेमेंट भी स्मूथ हो गया, क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर हमारा क्रॉस क्रेडिट उनको जमा नहीं है, उनका अगर दिखा रहा है उसमें पोर्टल में, तो वो उनको पेमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देना पड़ता है। और उसका भी बल्कि प्रिवेलिंग रेट के ऊपर 5% का प्रोविज़न है एज पर द लॉ। और बड़े उद्योगों, जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आप, जैसे ये जो AI का जो मार्केट है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मार्केट है और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जो है पीछे छोड़ देगा। और इसमें अमेरिका और चीन अभी तक खाली आगे हैं, लेकिन ये अपना देश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का इसका प्रोग्राम है। 2-3 दिन पहले ही पेपर में आया था कि भाई कम से कम 10-1 महीना में करीब करीब मतलब है, इस तरह से अपनी भी स्कीम्स बन के तैयार हो जाएगी एंड वी विल बी कम्पिटिटिव हो जाएंगे उनके बराबर में। तो मैं कोई भी तरह से ये नहीं देख पा रहा हूँ कि अपना देश कोई भी तरह से गति इसकी रुकेगी, गति इसकी तेज ही होगी और हम लोग
बहुत जल्दी आगे ही बढ़ेंगे, इसमें और कोई मतलब कोई सोचने की बात नहीं है। एआई का जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे कुछ नुकसान भी होगा? एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नुकसान अपनी जगह। देखिए जितनी भी चीजें आई, कंप्यूटर पहली बार आया तो उसको उतारने नहीं दिया गया था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और मैं बोलता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट जो है वो खाली मेरे ख्याल से ये जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्लोगन है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? हम तो बोल रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में हमको कैपेबल लोग नहीं मिलते हैं। हम लोग खोजते हैं, लोग मेरे को कई बार बोलते हैं कोई अच्छा आदमी हो तो दो, अच्छा आदमी हो तो दो। तो मतलब क्या हुआ, देश के अंदर काम करने वाले लोग कमती हैं, वो बेकार जो बैठे हो बेकार ही बैठे हैं। जो बोल रहे स्किल्ड लोगों के बारे में बोल रहे हैं, तो सभी तो स्किल्ड लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा मार्केट है, उनको उनकी डिमांड है, के लिए उनकी डिमांड है, उनको लोग खोज रहे हैं। लेकिन जो जनरल लोग हैं उनको कहाँ मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट? तो जनरल लोग को अगर वो काम करना नहीं चाहे तो क्या, मैं बोल रहा हूँ टारगेट पीपल के लिए इतनी मतलब स्किल इंडिया का इनका दुनिया भर का मतलब। अच्छा, हम लोग जो ये एसोसिएशन वाले हैं वो कितने तरह के प्रोग्राम करते हैं, आप बिलीव करिए टारगेट ग्रुप नहीं आता है। मतलब जिसको टारगेट करके ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए आगे नहीं आते हैं। हमारे बहुत सारे, मैं बहुत कई एसोसिएशन से हूँ, रोटरी में भी हूँ, तो जिनके लिए काम करते हैं वो लोग फिर एकदम नगण्य अवस्था में मतलब आते हैं, कोई 2 आदमी आए 4 आदमी आया। बल्कि मैं तो यहाँ तक का एक बार चला गया था इसमें कि भी इन लोगों से थोड़ा सा नॉमिनल फीस लो, कोर्स पूरी होने के बाद में इनको रिफंड कर देंगे हम। मतलब वो दे शुड बी कमिटेड टू लर्न समथिंग। वो तभी आएगी जब ये धंधा बंद होगा जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि जब उनको खाने को फ्री मिल जाएगा, रहने को फ्री मिल जाएगा, सब कुछ उनको मतलब 100 PM रोजगार संस्था उससे दे देंगे पैसा आप, तो हर तरह से उनको पैसा दे के आप निठल्ला बना रहे हैं उनको। मतलब वो काम, वो बेरोजगारी नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, उनको बैठ के पैसा देने की आदत पड़ गई, इसलिए वो बेरोजगार। वरना काम करने वाले आदमियों की तो मैं बोल रहा हूँ कमी है। मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ कि मैं 4 आदमी को रखने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो कुछ काम करने वाले तो हो सही। अच्छा, ट्रेनिंग भी हम दे देंगे, बोल रहे हैं काम करते करते ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन इच्छा तो होना कम से कम काम सीखने की। तो ये जो है बेरोजगारी वाला प्रश्न है नहीं एक्चुअली, इसकी प्रॉब्लम दूसरी है। इसके लिए गवर्नमेंट को अलग से, या हम लोगों जैसे ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये सब एसोसिएशंस हैं, इन लोगों को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि हम लोग स्किल उनको डेवलप कर सकें, लेकिन वो खुद को उनको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो वो सिखाना मुश्किल है उनको। मुझे आपकी जो इंडस्ट्री, जो आपने बताया कि आपकी इंडस्ट्री डिपेंड करती है रेलवे पर, आप रेलवे को सप्लाई करते हैं, तो रेलवे का एक्सपेंशन क्या इतना हो रहा है कि आपकी इंडस्ट्री को मतलब मैं 50 साल से रेलवेज में हूँ, 50 साल से रेलवेज का काम कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मार्केट मैंने नहीं देखा, सोच लीजिए आप। और ये मेरा नहीं कहने का, बल्कि जो पुराने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बोलते हैं इस तरह का मार्केट नहीं है। मैं 4 साल 5 साल में समझ लीजिए ना, मेरा तो 3 गुना 4 गुना तो टर्नओवर हो गया, और छोटी छोटी यूनिट मैंने कम से कम भी 6 बैठा ली। तो आप एक्सपेंशन जो बोलते हैं नहीं होता है। अगर मेरे को एवरेज अगर कंपनी समझा जाए, एवरेज यूनिट, तो मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंशन में ही मेरा पैसा जा रहा है, मेरा स्टॉक एक्सचेंज में पैसा नहीं जा रहा है। मेरा एक्सपेंशन जितना किया मैंने और उसका मेरे को रिटर्न भी मिला। कोई एक टाइम थी जिसमें एकदम डिमांड ज़्यादा थी और हमने काम करके उसी हिसाब से अपना एक्सपेंशन कर लिया, तो हमारी कमाई भी ठीक हुई, फिर उसको प्लाउ बैक कर लिया। अब उसके बाद में धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज हो रहा है, क्योंकि और भी लोगों ने रिसोर्सेज बढ़ा लिए, और भी लोग नए भी आ गए, तो काम तो बढ़ ही रहा है। जिस इंडस्ट्री में काम है वो उस इंडस्ट्री में काम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर डिमांड है तो सप्लाई होनी इंश्योर्ड है एकदम। मतलब लोग बहुत एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे भी करके काम कर लेते हैं। तो ये है कि वहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी है, कोई इनकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम बताइए ना। प्रॉब्लम उनकी इच्छा ही नहीं है, जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयबिलिटी, लोग व्हाइट कॉलर जॉब खोजते हैं, मेहनत मजदूरी करने वालों की जो कमाई है और जिनका जो स्कोप है उसका कोई मैच नहीं कर सकता। लेबर ओरिएंटेड जो काम है वो करना नहीं चाहते, या स्किल ओरिएंटेड काम नहीं करना। लेबर तक भी मुश्किल है, लेबर तक भी मुश्किल होता है मिलने का। मतलब वो टाइमली आते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं, कई बार तो लेबर के कारण काम अटक जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी है लेकिन एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिलते हैं उनको, मतलब। और हम लोग जो ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए, अगर समझिए लड़कियों को इनको कुछ करने के लिए, ये कोई ब्यूटिशियन कोर्स हुआ, कोई सिलाई मशीन का हुआ, कोई कंप्यूटर कोर्स हुआ, ये इतने करते हैं, लेकिन करने वाले उनको आते नहीं है। मतलब नॉमिनल फीस इसलिए लेते हैं कि भी कमिटमेंट नहीं हो, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो 100-200 रुपए जो मांग बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई आने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनको बोलते हैं कि ये भी तुमको रीइंबर्स कर देंगे, रिफंड कर देंगे। फिर भी वो लोग आके कोई चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये जो व्हाइट कॉलर वाली बात है एकदम ठीक है, वो कैपेबिलिटी तो नहीं उनके ऊपर लेबर की, और वो काम चाहते हैं। व्हाइट कॉलर तो वो करेंगे कैसे? अगर कुछ सीख के आएंगे, कोई स्किल लेके आएंगे तो बहुत स्कोप है इसके लिए। मतलब कोई
स्कोप की कमी नहीं है, काम करने वाले नहीं है, बल्कि काम खोजते हैं हम लोग, तो काम कोई अच्छा कोई काम मिल जाए। सेठी जी, आप अभी कुछ बोलना भी चाहते थे, बताइए। और ये बताइए, जो अभी जो IPOs आ रहे हैं एक के बाद एक आने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरसिम्हा राव, उस वक्त कई IPOs आए थे, दुनिया भर के आए थे, उस सब तो सब गायब हो गए। तो कहीं वैसा ही तो हाल होने वाला नहीं है? आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, इक्विटी मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए, आप अगर 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 की 10 सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक बात है। लेकिन अगर आपकी 10 में से अगर 2 सुपर रनर हो गए और 4 एवरेज हो गए, एक बंद भी हो जाए, तो नेट आपका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो स्टॉक मार्केट में यही है कि आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और आप प्लानिंग करके और डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करिए और स्टडी करके करिए, तो डेफिनेटली। ये मैंने देखा, जब शेयर बाजार बढ़ता है तो कुछ खास शेयर ही बढ़ते हैं। लोग समझते हैं पूरा शेयर बाजार बढ़ गया, लेकिन कुछ खास, जैसे बैंक के शेयर बढ़ गए या कोई खास इंडस्ट्री के शेयर बढ़ गए, बाकी शेयर तो बढ़ते नहीं है। नहीं, आप अभी देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो स्मॉल एंड मीडियम मिड कैप शेयर्स में जो रिटर्न आया है, लार्ज कैप उससे बहुत पीछे है। अच्छा, उसमें लोगों का मल्टीबैगर है, लोगों के जो कैपिटल बढ़ी है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। चलिए फूमड़ा जी, अब आप बताइए, आप इस सारी बातचीत को जो आपने सुन लिया सबको, चूँकि आप बड़ी इंडस्ट्री हैं और आप कैप्टन हैं, इंडस्ट्री में भी आप कैप्टन हैं, तो पूरे के पूरे सारी बातचीत को कैसे समाप्त करेंगे? क्या चाहिए अपने सुझावों के साथ में, श्री फूमड़ा जी? आपने जैसे भी मोता जी से पूछा कि MSME यूनिट का पेमेंट का पहले कंसर्न था, उसकी अभी क्या स्थिति है, तो उसमें अभी जो स्थिति यही है कि अभी MSME यूनिट्स को पेमेंट के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अभी इतना हाई नॉर्म्स कर दिया है कि अगर हम MSME यूनिट का टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे मतलब उसमें हमारा डिस्क्लोजर जाता है और हमारे इनकम में वो एज इट इज वो अनपेड अमाउंट हमारा ऐड हो जाता है, उस पर हमारे ऊपर में टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो अभी क्या है कि हमारे को सारा का सारा MSME यूनिट का एक अलग से पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ता है, और उसका हमको एकदम ऑन टाइम, अगर 45 डेज या 60 डेज जो भी हमारा पेमेंट हम उनसे एग्रीड है, MSME को देना पड़ता है आपको, हमको उनका टाइमली पेमेंट करना लेकिन मैंने सुना कि लोग पहले समझ लेते हैं MSME में रजिस्टर्ड है, तो उसको ऑर्डर नहीं देते हैं लोग। हाँ, तो ऐसा भी है क्या? हाँ, कई लोग बोलते हैं कि MSME को पहले पूछ लेते हैं कि आपकी जो सप्लायर है, कि आपका MSME में रजिस्टर्ड है क्या? बोले नहीं है, रजिस्टर्ड है, तो आपको ऑर्डर नहीं देंगे हम। नहीं, अभी ऐसा नहीं है सर। आप देखिए, MSME तो अभी एक ट्रेडर भी MSME है। हाँ, अपने व्यापार के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से ही अभी ये स्केलिंग हो गया है। जैसे पहले खाली प्लांट एंड मशीनरी को लेके था, अभी प्लांट एंड मशीनरी और उसको क्रॉस करके टर्नओवर से सील कर दिया गया है। तो इसलिए अभी MSME यूनिट को कोई भी, वैसे MSME यूनिट अभी अच्छा ही कर रही है। और इस बजट में भी जो इतने सारे जो आपने जो प्रोविजंस देखे हैं, जो स्पेसिफिकली रूरल एंड डेवलपमेंट एंड आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सारे काम जो है वो MSME के माध्यम से ही होने हैं। कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट लास्ट जो उसका जो एग्जीक्यूटर वो MSME है, वो चाहे बना करके लार्ज को देगा या चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर के स्कूल वगैरह का वो उसको करेगा। तो MSME यूनिट का फ्यूचर अभी भारत में काफ़ी अच्छा ही है। अच्छा है। और जहाँ आपने इनसे साड़ा जी से पूछा IPO के लिए कि 1991 में IPO बहुत सारे आए थे जो फ्लॉप हो गए, तो अभी जो है वापस इतने सारे IPO आ रहे हैं, तो कैसे क्या सीन रहेगा, मतलब इन्वेस्टर्स के हिसाब से। तो देखिए 1991 में जो सीन था और आज हम जो बात कर रहे हैं 2025 में, तो 91 और 2025 इसमें आप अगर वैसे देखेंगे तो एक युग का फर्क हो गया। क्योंकि 91 में हमारे कहाँ वोटिंग थी, हम मैनुअल वोटिंग करते थे, आज हम EVM वोटिंग करते हैं। 91 में हम शेयर डिलीवरी देते थे, बाई हैंड देते थे, आज हम कंप्यूटर डिलीवरी देते हैं। तो सारी चीजें इतना बेसी ड्यू डिलिजेंस हो गया है। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल आप YouTube में देख पाएंगे। तो इतना बेसी डिजिटाइज हो गया कि अभी कोई भी चीज हाइड एंड सिक नहीं है। हाँ, नहीं। और आप ये अप्रिशिएट करिए कि आने के बाद मार्केट का पूरा कायाकल्प हो गया। सेबी का इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो गया, सेबी इतना बेसिक मॉनिटरिंग करती है कि किस शेयर में कितना % क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, तुरंत ये उसमें ये लग जाता है, लॉक लग जाता है। और अभी जो जितने भी IPO आ रहे हैं, आप ये देखिए कि अभी जो IPO आ रहे हैं वो नए IPO कम है, नए IPO नहीं आ रहे हैं। जो भी IPO आ रहे हैं वो एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं
जो कि पहले मोदी जी ने, इस गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम किया है कि अलग प्लेस से प्लेटफॉर्म बनाया स्मॉल एसएमई यूनिट्स के लिए, तो उससे वो ही चीज़ प्रमोटेड होते होते क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ी है इंडिया में, तो अब क्या है कि पहले आपने देखे कि कोविड के टाइम में 240 करोड़ तक का टर्नओवर सीलिंग था एमएसएमई यूनिट्स का, इन्होंने बढ़ाया 240 तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है 240 करोड़ तो कुछ नहीं है। अभी मोता जी ने बोला कि इन्होंने 4-5 एंसिलरी यूनिट कर ली है। तो मैं आज मोता जी से मेरा कम से कम 25 साल का परिचय है थ्रू फॉस्मी। जब मैं प्रेसिडेंट था वहाँ पे तब से परिचय, तो मैं फॉस्मी भी काफी एक्टिव रहा हूँ। तो अभी क्या है कि चूंकि इतना बेसी डिमांड बढ़ गया है कि जो पहले इन्होंने एवेन्यू किया था कि ऐसे भी प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी कंपनियां आए, तो आप ये बोले कि छोटी कंपनी अब कम रह गई, या वैसे जैसे आप बोल सकते हैं कि स्कूलिंग से कॉलेज से फिर आगे डिग्री, तो वो हो गई कि जो छोटी कंपनियां जो पहले एसएमई में आने वाली थी वो आज मेन बोर्ड में आ गई। आज से 4 साल पहले हम खुद एसएमई में आने का प्रोग्राम कर रहे थे, 4-5 साल पहले, आज हम मेन बोर्ड का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक बात है। तो सारी एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं जो परफॉर्म कर रही है वही आती है, और इतना बेसी डू डिलिजेंस बढ़ गया है कि डीआरएचपी फाइल करने के पहले भी काफ़ी क्वेरी आता है, और डीआरएचपी फाइल होने के बाद में भी सेबी से परमिशन आने में इसीलिए 3-3 महीना 4-4 महीना लग रहे हैं, क्योंकि वो सारे चेकिंग हो करके उसके बाद में आता। आप कोई भी ऐसा आप आईपीओ नहीं दिखा सकते हैं कि जो आईपीओ आया और उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, या उसका कोई ऑफिस नहीं है, मेयर एड्रेस है। वो उस समय 91 में हुआ था, अभी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता कि उन्होंने जमीनें ले ली और काम ही नहीं किया। हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। अब तो देखिए, अब तो जो है आप ये देखिए कि अभी जो इंडिपेंडेंट मार्केट है, एजुकेशन भी काफी बड़ा है। आज हमारा मार्केट जो है एफडीआई पे डिपेंड करता ही नहीं है। आपने देखिए पिछले 2-3 महीनों में एफडीआई पैसा निकाल ही रही है, किंतु शेयर बाजार में उस हिसाब से निकाल रही है, उस हिसाब से तो शेयर बाजार उन्होंने राठी जी ने भी यही बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। तो पहले तो एफडीआई पैसा निकाल रही है, एक रूमर आने से शेयर बाजार एकदम झटके में गिर जाता था। तो वो चीज तो है नहीं ना हमारे। आप देखिए अभी जैसे रसिया यूक्रेन का देख लीजिए, चाहे अभी वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट पे जैसे चेंज हुआ, तो ठीक है एक बार वर्साटाइल रहेगा, किंतु ओवरऑल जो अगर आप 12 महीने का एवरेज निकालेंगे तो जो हमारा वर्साटाइल एवरेज है वो वर्ल्ड के बराबर ही है। उससे कहीं ना हम आगे हैं ना पीछे हैं, उसी रेशनल में हम चल रहे हैं। चाहे हमारा करेंसी से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे इन्फ्लेशन से रिलेटेड मुद्दा हो, अदर हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है इस बार भी हम 6.8% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो आएगा, हो जाएगा वो। क्योंकि देखिए 2.64 लाख करोड़ तो इन्होंने रेलवे में दिया है। जो रेलवे में क्या है, रेलवे में तो मेजर काम ही स्टील का है आपका, मेन मेजर काम ही स्टील का है, तो आना ही आना है ना, जीडीपी ग्रोथ आना ही आना है। और फिर ऊर्जा में दिया 85,000 करोड़, डिफेंस में दिया है आपका 5 लाख कुछ करोड़, तो आना ही आना, टोटल 11 लाख करोड़। हाँ, टोटल 11 लाख करोड़ का। हाँ, तो आपको अगर देश को बढ़ाना है तो आपको करना ही पड़ेगा। बजट किसको क्या मिला, इस बहुत ही व्यापक और आज के सबसे सामयिक विषय पर हमने परिचर्चा की, इसके हर पहलू पर परिचर्चा की। इसका क्या हमारे आर्थिक विकास पर क्या असर पड़ेगा, छोटे उद्योगों पर क्या पड़ेगा, मध्यम उद्योगों पर क्या पड़ेगा, सूक्ष्म उद्योगों पर क्या पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पर क्या पड़ेगा, बड़े उद्योगों को क्या पड़ेगा, कृषि पर क्या पड़ेगा, इन सब की हमने परिचर्चा की। काफ़ी हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे ढंग से, उसके हर पॉइंट को हमने कहा। हम बहुत धन्यवाद देते हैं श्री CS सारडा जी को, जो इन्होंने कई बातें कही, श्री तरुण सेठिया जी को, श्री DK मोहता, और फिर बाद में आए ज्वाइन किए श्री मदन मोहन फुमड़ा जी को, जिन्होंने इस विषय पर अपनी अपनी राय रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा TV 37 शेक्सपियर सरणी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।